Hello everyone. I welcome you all on Unacademy. Let's crack. आज हम क्या देखेंगे? Today we'll be seeing about our chapter Globalization and Indian Economy. हम देखेंगे क्या important terms हैं और क्या वो important question answers हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. As you all know, my name is कविता चौधरी. मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MA में किया है फ्रॉम वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी. From last 1 year, I am teaching. Let's put our thinking caps on and let's crack it. अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे दैट इज KAVITA कविता तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा. अब हमारा जो पहला टर्म है जो हम आज देखेंगे वो है ग्लोबलाइजेशन. ऑब्वियसली चैप्टर ग्लोबलाइजेशन पे है तो हम जो सबसे पहला टर्म समझेंगे वो है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस. एक सेकेंड. It is the process of rapid integration or interconnection between the countries. मतलब कि सपोज आज आप कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आप कहीं से भी ले सकते हो, पर पहले ऐसा नहीं था. पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था तो जो चीजें सिर्फ आपके इंडिया में या आपके कंट्री पे होती थी वही चीजें आप ले सकते थे. बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी चीजों में कुछ लॉज है, कुछ टर्म्स हैं, जो कुछ रेगुलेशंस हैं वो क्या हुए, लिबरल हुए. ओके अब उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, ये एक प्रोसेस है जहां पे रैपिडली आप कोई भी कंट्रीज के साथ क्या कर सकते हो, इंटरकनेक्शन कर सकते हो. जैसे अगर आप पहले देखोगे तो आपको एक सेकेंड. अगर आप पहले देखोगे तो कुछ सिलेक्टेड चीजें ऐसी थी जो आपको इंडिया में मिलती थी, दैट वॉज यू नो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर. ओके बट अभी आप फॉरेन की कार देखो, चीजें देखो जो बाहर मिलती है वो इजिली आप इंडिया में देख सकते हो. ये क्यों हुआ? दिस हैपन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. मतलब जो पूरा ग्लोब है वो एक साथ मिलके ट्रेड कर सकता है, बिजनेस को बढ़ा सकता है. तो ये सारी चीजें जो है वो आती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर. हम डिटेल में और ज्यादा हमारी आगे जब क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे तो हम उसमें इन चीजों के बारे में और डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट है एमएनसी. एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कंपनीज. मल्टी मतलब एक से ज्यादा, नेशनल मतलब एक से ज्यादा नेशन. कंपनी हमें पता है. ओके a multinational is a company, that is a MNC is a company that owns and control the production in one or more than one nation. मतलब MNC वो होती है जिसमें आप एक कंट्री में, एक से ज्यादा कंट्री में आप मेंबर हो सकते हो, या आपकी जो कंपनी है वो एक से ज्यादा आप दूसरे कंट्रीज में रख सकते हो. ओके देखो यहाँ पे लिखा है कंपनी दैट ओनर्स एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन इन वन और मोर देन वन नेशन. मतलब एक कंट्री से ज्यादा अगर आप अपनी कंपनी है वो कहीं और खोलते हो, जैसे कि इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, तो इन सभी जो कंपनीज होते हैं इन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज बोला जाता है जिसका ऑफिस एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में हो. ओके अब है लिबरलाइजेशन. अब यहाँ पे अगर आप वर्ड को देखोगे, हम डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन. तो हमने इसे काट दिया तो हमने क्या देखा?
सिर्फ हम लिबरल देखेंगे। तो लिबरल का मतलब होता है कि जब कुछ रूल्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस जब कम हो जाए। ओके, जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो पेरेंट्स आपको कुछ चीज़ों में छूट देते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ये उन कुछ लिबरल चीज़ें हैं जो आपके घर में जाने देते कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आज खाना 10 बजे खाया, इट्स ओके। तो क्या हुआ, कुछ रूल्स हुए, कुछ रेगुलेशंस हुए, इन्हें हटा दिया गया। ओके, तो लिबरलाइजेशन में सेम चीजें आती है, रिमूविंग बैरियर्स। कुछ बैरियर्स, जो कुछ चीजें हैं जो पहले थी अब नहीं है, तो उसे बोलते हैं बैरियर्स। मतलब कुछ रुकावटें, ये क्या की रुकावटें रिमूव करी, रेस्ट्रिक्शन, कुछ रूल्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो हटाए, रिमूव किए। सेट बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने सेट किए थे वो सारे, अब हम तो नहीं कर सकते। तो लिबरलाइजेशन में जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, जब वो गवर्नमेंट उन्हें हटाती है, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अगर आप देखो तो पहले, जैसे कि हमने बोला, बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंट्रीज थी, फॉरेन चीजें थी जो हमें इंडिया में नहीं मिलती थी, और इंडिया की भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको फॉरेन में इजिली यू कैन नॉट यूज दोज थिंग्स। क्यों? बिकॉज वो चीजों का वहां ट्रेड नहीं होता था। बट अब अगर देखा जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंडिया में मिल सकती है, और अगर बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो इंडिया की आपको बाहर मिल सकती है। ओके, तो ये सब जो बैरियर्स है, ये जो सब रुकावटें थे, इन्हें जब हटा दी गई, वो सारा जो प्रोसेस है, जब वो चीजें हुई, तो उसे बोला गया था लिबरलाइजेशन। लिबरल होना, रूल्स रेगुलेशंस को कम करना। अब आपका नेक्स्ट है WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का पूरा ट्रेड का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे सभी कंट्रीज क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु एम्स, उसका एम क्या है? एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। कि हम अगर इंडिया के हैं तो हम भी वहां पे मेंबर है, तो हम ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वहां पे हम अपना ट्रेड कर सकें। तो ऐसा एक पूरा प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे बोला गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंटायर कंट्री के लिए एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एम क्या होता है? कि सभी कंट्रीज अच्छे से रहे और ट्रेड को बढ़ावा दें, ताकि इंडिया की चीज बाहर जाए, बाहर की चीज इंडिया में आए, या कोई भी XYZ कंपनी में, कंट्री में। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसमें आएगा द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टेक स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन कंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट सच एज इंडस्ट्रियल जोन्स। इसे बोला जाता है आपका SEZs। ओके, SEZ, इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपनी कंट्री की, ओके, हम किसी और कंट्री के लिए कोई रूल्स नहीं बना सकते, या कोई चीजों का ध्यान नहीं रख सकते। वी कैन टेक केयर ओनली अबाउट आर कंट्री। ओके, तो सीज, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसमें क्या होता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्पेशल स्टेप्स लेती है, कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो लोग क्या करें? वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल कुछ ऐसे इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, या स्पेशल ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो वो ध्यान रखेंगे कि हमारे तरफ वो चीजें अट्रैक्ट हो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा, मोस्टली ये सेल्स में होता है। ठीक है, अगर किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो तो वो लिखेंगे बाई 1 गेट 4 फ्री, बाई 1 गेट 3 फ्री। तो ये क्या होता है? ये एक दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। क्यों? ताकि अगर वो ऐसी चीजें देखे तो वो तुरंत हमारे पास आए। बट सेम तरीके से ऐसा चीजें इंडिया के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से सेम नहीं होती है। बस ये कुछ एक मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है, बट जो कंट्री होती है वो कुछ और तरीके से क्या करती है, बट वो ऐसे कुछ स्टेप्स रखती है, कुछ ऐसी चीजें रखती है जिससे फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो इन्वेस्ट होने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। हमने भी अगर ऐसा सेल का बोर्ड देखा कि हाँ चलो यहाँ
4 में अगर आप एक खरीदोगे तो आपको 4 मिलेगा, तो मतलब हम वहां पे जाके कुछ एटलीस्ट हम देखेंगे, तो मतलब वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेल, या जो भी वो बैनर लगाया तो हम क्या हुए, उसके प्रति अट्रैक्ट हुए हैं। ये तो इसमें आपने देखा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस को जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कम कर दिया, उसे हटा देती है, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट वन WTO, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड में हार्मोनी रहे, सब अच्छे से एक दूसरे के साथ ट्रेड करे, उन चीजों का ध्यान रखती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है जो फॉरेन कंट्रीज है वो हमारी कंट्री में कैसे इन्वेस्ट करे, वो कुछ ऐसे स्पेशल स्टेप्स बनाती है ताकि वो फॉरेन कंट्री को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। ओके, अब ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर, बैरियर मतलब रुकावटें, ट्रेड मतलब कोई चीज का देना लेना, ये पूरा आपका ट्रेड होता है। अब सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप थ्रू टैक्सेस, यस, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो टैक्सेस के थ्रू होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे कुछ चीजों पे बहुत टैक्स देना पड़ता है, लग्जरी चीजें हो गई, और जो लाइवलीहुड की चीजें हैं उन पे कम टैक्स देना पड़ता है। तो सेम तरीके से यहाँ पे कुछ ट्रेड के भी कुछ रुकावटें हैं। सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप थ्रू ट्रेड्स, कुछ टैक्सेस के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज वो रेगुलेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कि कौन सी चीज पे कितनी रुकावटें डालनी है, किन चीजों पे डालनी है या नहीं डालनी। Foreign trade and to decide what kind of goods and how much of should come to the country, obviously इसमें सेम हमारी जो कंट्री, अगर कुछ चीजें हैं जो कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, ओके, जैसे कि हमने देखा ड्रग्स हो गए, सपोज ड्रग्स हमारी कंट्री के लिए अच्छे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है इसमें, वो उन चीजों पे ध्यान देगी कि कौन सी चीज कितनी आनी चाहिए और कहाँ से आनी चाहिए, कौन सी कंट्री से आनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में आनी चाहिए। ओके, मैं अब एक बार वापस पढ़ती हूँ। सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस के थ्रू हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज, वो अपने हिसाब से चीजों को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। फॉरेन ट्रेड मतलब ये हम बात करें फॉरेन ट्रेड की। एंड टू डिसाइड, एंड हु विल डिसाइड हियर, हियर द गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, कौन से तरीके के गुड्स आएंगे और कितने आएंगे, शुड कम इनटू द कंट्री, हमारे कंट्री में कौन सी चीजें कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, इनफैक्ट क्या क्या आएगी वो भी हमें ही देखना है। तो ये जो बैरियर है ट्रेड के बीच में, इसे बोलते हैं ट्रेड बैरियर। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स, ओके, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो मनी जो हम अपना इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं, हम कुछ स्पेंड करते हैं किस चीज के लिए, टू बाय एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, ये सारे क्या होते हैं, असर्ट्स होते हैं, ये मूवेबल नहीं होते। लैंड आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो, बिल्डिंग है आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। मशीन, सब यहाँ छोटी छोटी मशीन्स नहीं, यहाँ पे असर्ट की बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है जो इजिली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। एंड अदर इक्विपमेंट is called investment, investment made by MNC is called foreign investment। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करो, कुछ मनी स्पेंड करो, जैसे कि मैंने बोला असर्ट्स में स्पेंड कर दिया, प्रॉपर्टी में कर दिया, प्रॉपर्टी भी आपकी एक असर्ट हुई, बिल्डिंग में कर दिया, बड़ी बड़ी मशीन्स में कर दिया, तो या ऐसे कोई जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब यूजुअली हम भी इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ भाई चलो हमने बैंक में किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया, हमने LIC में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जब हम MNCs में करते हैं, बाहर की कंपनीज में करते हैं, तो उसे बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, उसे बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन योर ओन कंट्री। जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तब हम फॉरेन कंट्रीज का ही ध्यान देंगे कि हाँ भाई फॉरेन में अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई बिल्डिंग ले ली, कोई मशीन ले ली, वो सब आपका आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख लिया, अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम वो देखते हैं।
ऊपर से आपको पता तो चल ही गया होगा, जब हम किसी चीज में अपने पैसे स्पेंड करें, ओके, एंड इन्वेस्टमेंट इज टू एलोकेट मनी इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम बेनिफिट इन द फ्यूचर, ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट होता है। अभी अगर आप कहीं इन्वेस्ट करो, अभी आपको, आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है टाइम। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है किस पे, पढ़ाई पे। तो अगर आपने अभी टाइम इन्वेस्ट किया पढ़ाई पे, तो बेनिफिट कब मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा आपको फ्यूचर में इन फॉर्म ऑफ योर मार्क्स, आपके मार्क्स के फॉर्म में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इसको कंट्री के हिसाब से देखें, ये एक छोटा सा जो वर्ड है इन्वेस्टमेंट, उसके हिसाब से देखें तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई पर्सन कुछ मनी इन्वेस्ट करता है कहीं पे, ओके, इन्वेस्ट करता है कहीं पे, और क्या सोच के इन्वेस्ट करता है। सपोज अगर मैंने कहीं पे, अगर सपोज मैंने कहीं पे 50 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, ओके, 50 रुपीज इन्वेस्ट किए और मैं वहां सोच रही हूँ कि 1-2 महीने बाद मुझे 100 रुपीज मिलेंगे, ओके, 100 रुपीज मिलेंगे, मतलब कि मैंने कुछ वहां पे इन्वेस्ट किया सिर्फ 50, बट मुझे उसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा, फ्यूचर में, ओके, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्ट करोगे बट उसका बेनिफिट जो है, आज के आज मुझे 50 के 100 नहीं मिले, वो मुझे मिले 2 महीने बाद, तो मैंने फ्यूचर का ध्यान में रख के अभी इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं विथ अवर क्वेश्चन आंसर्स, बट इससे पहले एक बार मैं वापस आपको सभी टर्म्स रिवाइज करवा देती हूँ, ओके। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आप पूरे जो ग्लोब है पूरा, वहां पे कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी कंट्री के बीच में कोई भी कनेक्शन ले सकते हो। आज सपोज यहाँ की चीज है, मुझे अमेरिका भेजने, तो आई कैन इजिली सेंड। तो जब पूरा ग्लोब हमारा एक कंट्री जैसा बन जाता है, जहां पे हम कुछ भी दे सकते हैं, ले सकते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। एमएनसीज क्या होती है, एमएनसीज वो कंपनीज होती हैं जो ओन करती है, कुछ कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, कहाँ पे, एक से ज्यादा नेशन में, कहां पे, एक से ज्यादा प्लस नेशन में। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन। ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, जब रूल्स हुए, कोई रेस्ट्रिक्शंस हुए, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसे हटाती है, रिमूव करती है, उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, लिबरल हो जाना। ओके, ये चीजें नहीं है, ठीक है, हम इस तरीके से, ओके, ये चीज नहीं है, वी विल नॉट इंक्लूड दिस, तो वो थोड़ा लिबरल हो गए आपके साथ, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि पूरी कंट्री, ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, और जो ट्रेड है उसके प्रति, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल कैसे, क्योंकि सिर्फ कंट्री के अंदर नहीं हो रहा है, वो एंटायर दी वर्ल्ड हो रहा है, ओके। तो जब ट्रेड वहां पे होती है तो उसे बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करते हैं, ये मेक श्योर करती है कि मैं जो लोगों, कंट्रीज के बीच में एक हार्मनी बना के रखूं, ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करूं, लिबरल करो, हाँ भाई ठीक है, ये चीजें, इस पे इतना इतना टैक्सेस है, चलो थोड़ा हमने कम कर दिया तो ये चीजें ज्यादा लोग मार्केट्स में या बोलो कंट्रीज में हो पाएगी। तो WTO इन चीजों के रिलेटेड वो ध्यान रखता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स ऐसे लेती है कि वो अट्रैक्ट कर सके फॉरेन कंट्रीज को, कि आप हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करो। ये होता है कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ट्रेड बैरियर, जो ट्रेड पे जो भी लगने वाले रूल्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, इसे कम करना या हटा देना। और ये कौन करता है, ये करता है गवर्नमेंट। और यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करेगी कि बाहर से कितनी चीजें हमारे कंट्री में आनी चाहिए, क्या चीजें आनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आनी चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। अब आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जैसे कि हमने देखा, व्हेन यू स्पेंड मनी, किस पे, एसेट्स बाय करने पे, लैंड बाय करने पे, या बिल्डिंग बाय करने पे। और जब ये इन्वेस्टमेंट हम फॉरेन में करते हैं, बाहर की कंट्री में करते हैं, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप अपना फ्यूचर को ध्यान में रखें, आज इन्वेस्ट करो
दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। आज आपने कुछ मनी दिया और उसका बेनिफिट आपको मिला फ्यूचर में। जो क्वेश्चन आंसर्स मैं बेटा अभी आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन आंसर्स है, या तो स्पेशल सैम्पल पेपर में आए गए होंगे या कहीं पे आपको डेफिनेटली पूछे हुए हैं, इसीलिए वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज सोचा है आपके यहाँ इंक्लूड करने का। अब which is the most common route for investment by MNCs in countries around the world? एक सबसे मोस्ट कॉमन मतलब जो सबको यूज करे, वो कौन सा रूट है अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी एमएनसी में करना हो। ओके, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी? एमएनसीज क्या कॉमन रूट पकड़ती है अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना हो तो? The most common route for investment by MNC in countries is that they can buy up all the local companies। वो क्या कर सकती है, जो भी लोकल कंपनीज है उन्हें बाय कर सकती हैं और फिर वो सोचेंगे कि हाँ भाई हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। क्यों? क्योंकि अभी उसके साथ बहुत सारी कंपनीज जुड़ गई है, तो अभी अगर बहुत सारी कंपनीज जुड़ गई है तो वो क्या सोचेंगे, दे विल थिंक टू एक्सपांड द प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज कंपनीज। तो जो जो कंपनीज उन्होंने खरीदी है वो सोचेंगे कि अब हम क्या करें, एक्सपांड करे हमारा प्रोडक्शन। पहले ये जो कंपनी है ये 1000 प्रोडक्ट्स बनाती थी, बट अब हमने खरीद लिया है तो हम बोलेंगे कि हमें ऑल ओवर वर्ल्ड भेजना है। एमएनसी ऑब्वियसली ऑल ओवर जब वर्ल्ड डील करेगी तो वो क्या करेंगी, वो अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेंगी एंड दे विल मेक श्योर कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। ओके, the most common route for investment by MNC in countries is that they can buy up all दी लोकल कंपनीज, जो भी वहां की लोकल छोटी छोटी कंपनीज है उन्हें बाई कर लेगी, उन्हें खरीद लेगी और फिर वो क्या टारगेट करेंगे, वो ये टारगेट करेंगे कि हम क्या कर सके, हम एक्सपांड कर सके प्रोडक्शन। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं? अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मेरी रोज लाइव क्लास होती है फ्रॉम 6:30 टू 7:30। ओके, आप प्लीज जाके मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करिए, वहां पे जो भी लेटेस्ट चीजें होगी, मेरी क्लासेस कब होंगी, अगर कोई डिले होता है या कोई भी शेड्यूल अगर किया है, क्या चीजों पे डिस्कशन होने वाला है, वो सभी चीजें आपको वहां से पता चल जाएगी। आपको बिल्कुल वो नहीं, सिर्फ आपको कविता चौधरी वहां पे ढूंढना है और मुझे फॉलो करना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे कि हाँ भाई आज मैडम की ये क्लास है, तो आप वहां पे अगर मुझे फॉलो करोगे तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई कविता मैम लाइव हो रहे हैं, 6:30 लाइव हो रहे हैं या जो भी टाइम पे लाइव हो रहे हैं वो सब आपको वहां पे पता चलेगा। ओके, बिल्कुल वहां पे हम बहुत सारे एमसीक्यूज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चैप्टर्स का डाउट होते हैं, वहां पे आप मुझे कुछ भी पूछिए, आई बी अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और हाँ, सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा, अगर आप लोगे तो यहाँ पे नीचे रेफरल कोड देख सकते हो आप, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और रेफरल कोड क्या है, KAVITA, कविता। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया, an investment is to allocate money in the expectation of some benefit in the future। ये हमने जस्ट अभी देखा, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। ओके, इसमें बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वो होता है, एंड इन्वेस्टमेंट इज टू एलोकेट मनी। आप क्या करते हो, कुछ मनी एलोकेट करते हो, कुछ देते हो और क्या एक्सपेक्ट करके, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा? फ्यूचर में आपको वो बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो वो हुआ आपका इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पता चल गया कि आप कुछ मनी देते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे फ्यूचर में कुछ मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द मनी दैट इज स्पेंड
सेम टू सेम है बेटा। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जब आप पैसे देते हो, कहाँ पे, व्हेन यू स्पेंड मनी टू बाय एसेट, बिल्डिंग, मशीन, या ऐसे कोई भी एसेट्स को, या ऐसी कोई भी इक्विपमेंट्स को, बट एमएनसी में, मतलब बाहर फॉरेन कंट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का सिंपल फंडा ये है कि आप कुछ पैसे दिए और आप सोचोगे कि मुझे बाद में पैसे मिलेंगे या कुछ भी बेनिफिट मिलेगा। सपोज आज मैंने अगर गोल्ड पे इन्वेस्ट किया, मैंने गोल्ड का कॉइन ले लिया, अब मुझे पता है कुछ टाइम के बाद उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ने ही वाली है, तो अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका मुझे फायदा है। तो ये मैंने इन्वेस्ट किया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मैंने कुछ स्पेंड किया बाहर। बाहर हम किस पे स्पेंड कर सकते हैं, कोई भी मशीन ले ली, एसेट ले ली। तो जब मैं अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर अगर पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको ईयर 2016 में पूछा गया है। Why do MNCs locate at the region where they get cheap labor? अब MNCs जो है वो वैसे रीजन को ही क्यों सिलेक्ट करती है जहां पे उन्हें चीप लेबर मिले। चीप लेबर मतलब सस्ते लेबर। इसका मतलब कि वो उनको अगर एक मिनिमम अमाउंट भी दे तो दे कैन इजीली स्टार्ट वर्किंग। तो ऐसी जगह एमएनसीज क्यों खुद को खड़ा करती है, ये आपका क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2016 में। देयर आर टू मेन रीजन। सबसे जो दो इंपॉर्टेंट रीजन है एमएनसीज के, वो है प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे उनका लेस होगा, क्योंकि उनको लेबर को कम देना पड़ रहा है, ठीक है। और कई बार नियर बाय उनको रीजन ऐसे होते हैं, अगर उन्होंने वहां किया, उसके साथ साथ चीप लेबर तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ वहां पे उन्हें रॉ मटेरियल्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया तो बहुत सारे और जो कॉस्ट है वो क्या हो जाते हैं, कट डाउन हो जाते हैं, शॉर्ट डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जो भी एक्सपेंसेस है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई चीज है जिसका, कोई चीज है अगर जिसकी जो प्राइस है वो 50 रुपीज है, बट वो मार्केट तक जाते जाते वो 100 रुपीज की हो गई, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो जो अमाउंट है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या हो गया, वो कॉस्टली हो गया। बट अगर वो नियर बाई है, 50 रुपीज आपने दिए, अगर मार्केट तक गया तो वो 100 हो गया। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूड हुआ, इसके साथ साथ इंक्लूड हुआ जो वहां के लेबर है उनकी एक्सपेंस भी इंक्लूड हुआ। तो ऐसे कर करके वो 100 रुपीज तक पहुंच गया। तो यहाँ पे अगर आपको रॉ मटेरियल चलो 10 में मिल गए, इसके साथ साथ आपको जो लेबर है, ओके, जो लेबर है उसको भी आपको अब वहां पे 50 या 60 रुपीज नहीं देने पड़े, 40 रुपीज नहीं देने पड़े, उनको आपको देने पड़े सिर्फ 20 रुपीज। तो मार्केट तक गया तो वो प्रोडक्ट कितने का हो गया, वो 30 का हो गया। 30 का हो गया मतलब 100 से कम हुआ। तो इसीलिए जो एमएनसीज है वो ये सोचती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगह लोकेट करूं जहां पे मुझे इजीली चीप लेबर मिल जाए, जो सस्ते में काम करना पसंद करते हो, क्योंकि वहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होती है। और एम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी जहां पे बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जहाँ डेवलप्ड अगर सिटीज नहीं हो तो वहां पे आपको इजीली ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इसीलिए एमएनसी सोचेगी कि मैं ऐसी ही जगह सिलेक्ट करूं जहां पे लेबर्स मुझे चीप मिल जाए। क्यों, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। सेकेंड है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट की अमाउंट भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट जो ओनर है वो ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएगा, ओके, वो ज्यादा प्रॉफिट ले पाएगा। these are the two important main reason इसके लिए आपके एमएनसीज को लोकेट करने के लिए। इसीलिए वो जब भी कोई भी जगह अगर डिसाइड करते हैं तो वो हमेशा सोचेंगे कि हम क्या करें, हम ऐसी जगह लें जहाँ पे चीप लेबर मिल जाए। तो इसमें बेटा डिसाइड करने में भी उनको बहुत टाइम लगता है। ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो मुझे क्या मिल रहे, लेबर तो मिल रहे बट थोड़े कॉस्टली मिल रहे हैं। बट यहाँ पे इन्होंने सोचा कि चल यहाँ पे लेबर है, चीप है,
तो डेफिनेटली वो यहाँ पे ही करेंगे। क्यों? बिकॉज उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है, और जितना प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा उतना वो ज़्यादा इनकम कर पाएंगे, उतना वो ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली बिजनेस में एक चीज़ ही मैटर करती है, दैट इज कि आप कितना प्रॉफिट ला सकते हो। Next question. Why Chinese toys became more popular in the Indian market? Chinese toys आपने देखा होगा, बहुत सारे टॉयज है, वहां पे लिखा होता है मेड इन चाइना, बट हमें अभी हाल फिलहाल क्या सपोर्ट करना है? स्वदेशी टॉयज। ओके, जो इंडिया में बनते हो, मेड इन इंडिया को लेके आओ और चाइनीज टॉयज को पीछे हटाओ। मेड इन चाइना नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको रीजन पूछा है कि क्यों चाइनीज टॉयज इतने ज्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। Buyers in India now have the option of choosing between Indian and Chinese toys. Obviously आपको जब दो ऑप्शन देंगे ए और बी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो अगर जिसके लिए ए सही होगा तो वो ए सिलेक्ट करेगा, जिसके लिए बी सही होगा तो वो बी सिलेक्ट करेगा। इसीलिए तो इंडिया में क्या है कि उनको अब ऑप्शन मिल गए हैं। क्या ऑप्शन? एक मिला कि आपको इंडियन टॉयज लेने हैं या चाइनीज टॉयज लेने हैं, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड डिजाइन। एक चीज सबसे पहले मैटर करेगी, पैसा, मनी, कि अगर ये मैंने, एक सेकेंड, ये हमारा है इंडियन टॉय और ये है चाइनीज टॉय। तो आप देखोगे कि किसका डिजाइन अच्छा है। ये है 10 रुपीज में और ये है 20 रुपीज में। तो सबसे पहले बीइंग अ बायर आप क्या देखोगे कि मुझे तो किससे फर्क पड़ता है? मुझे तो पैसे से फर्क पड़ता है। तो ये जो है ये तो सस्ता है, ऑब्वियसली हम इंडियंस तो सस्ती चीज पहले लेंगे। इसीलिए, और सस्ती चीज के साथ साथ चाइना के पास जैसे कि हमें पता है टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी है मतलब वो चीजों को और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर डिजाइन कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप ऐसा टॉय लोगे जो क्यूट हो, जो अच्छा हो। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे। इसके साथ साथ चाइनीज टॉयज बिकेम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट। इसीलिए ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से चाइनीज टॉयज जो थे वो इंडियन इंडियन मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हो गए। हमें सिर्फ दो रीजन याद रखने हैं। सबसे पहले कि अब क्या है, ऑप्शन मिलते हैं कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए। तो आपके लिए जो चीज है, आपके लिए जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आप पहले प्रेफरेंस ऑब्वियसली बेटा उसको ही दोगे। एक टॉय है जो दिखने में बहुत क्यूट है और सिर्फ 20 रुपीज का आ रहा है, और एक टॉय है जो दिखने में अच्छा है नो डाउट बट वो 50 रुपीज का है। तो आप क्या देखोगे, नहीं ये तो अच्छा भी है, इसका डिजाइन भी अच्छा है, तो मैं इसे ही खरीदूंगा, और वो इसके साथ साथ वो सस्ता भी है। इसीलिए ये रीजंस होते हैं, ये रीजंस थे कि चाइनीज टॉयज जो है वो इंडिया में क्यों इतने ज्यादा पॉपुलर हुए। ओके, फोन्स का ही देख लो, इंडिया में जो फोन बने होते हैं या कोई भी XYZ जो भी कंट्रीज है उसके कंपैरेटिवली जो चाइनीज फोन्स आते हैं वो चीप होते हैं। तो हर कोई क्या कर सकता है, उसे अफोर्ड कर सकता है। एक बहुत ज्यादा अमाउंट उनको इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती उसके ऊपर। वाई गवर्नमेंट पुट टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉय फ्रॉम चाइना? क्यों गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स डाले कि अगर आप चाइना से कुछ टॉयज लाओगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा? तो ये क्यों उन्होंने रखा, ये क्या रीजन है इसके पीछे? इंपोर्टिंग ऑन चाइनीज टॉयज, इम्पोर्टर हैज टू पे टैक्स। ऑब्वियसली अगर मैं मेरी कंट्री में कुछ भी बेच रही हूँ तो ठीक है, बट अगर मैं अपनी चीज बाहर की कंट्री में बेच रही हूँ तो उन कंट्री को फायदा हो रहा है, तो मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए। ओके, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, ये सोचा कि जो चीजें हम कहाँ से ला रहे हैं, चाइना से ला रहे हैं, तो उन्हें हमारे ऊपर, उनको हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे ताकि हमें भी फायदा हो। बिकॉज ऑफ विच बायर्स हैव टू पे द हायर चार्ज टू सेलर ऑन चाइनीज टॉयज। सपोज मैंने चाइनीज टॉयज खरीदे,
तो मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है बायर को। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि चाइनीज टॉयज पे हम क्या कर देते, कुछ टैक्स डाल देते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा इतने नहीं आएंगे। तो महंगा है तो ऑब्वियसली वो भी उतना ही डिसाइड करेंगे बेचने का जितना इंपॉर्टेंट हो, वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें भी टैक्स देना पड़ रहा है, जो प्राइस है वो उनके लिए भी बढ़ रही है कि हाँ भाई, अगर तुम्हें इंडियन मार्केट में इतने जो टॉयज है वो बेचने हैं, तो आपको इतना अमाउंट हमारी गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। तो वो फिर क्या सोचेंगे कि मैं कम दूं, कम टॉयज को सेल करूं ताकि मुझे कम टैक्स देना पड़े। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लिया, इंपोर्टिंग ऑफ चाइनीज टॉयज इंपोर्टर हैज टू पे टैक्स, टैक्स देना ही पड़ेगा। और टैक्स किसके लिए बेनिफिशियल है? टैक्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज ऑफ विच द बायर हैव टू पे द हायर प्राइस टू सेलर ऑन दी चाइनीज टॉय। ओके, तो इससे क्या होता था, जो खरीदने वाला होता था उसे ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती थी चाइनीज टॉयज के लिए। ड्यू टू टैक्स चाइनीज टॉयज नो लॉन्गर चीपर। अब क्या हुआ, अभी टैक्स बढ़ गया तो वो टैक्स खुद से तो देंगे नहीं, तो वो जो टैक्स की अमाउंट है वो किसके ऊपर इंक्लूड करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे उनके टॉयज के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ, टॉयज की जो प्राइस है वो बढ़ गई, विच रिजल्ट इन रिडक्शन इज इन इम्पोर्ट ऑफ दिस टॉयज। ऑब्वियसली अगर बढ़ गई, जो टॉयज बढ़ गई, अमाउंट अगर बढ़ गया टॉयज के ऊपर, तो उसकी वजह से इम्पोर्ट कम हो गया। अब जो चाइनीज टॉयज जो थे वो कम भेजने लगे। अगर कम अभी आने लगे टॉयज, तो अब वो क्या प्रिफर करेंगे, वो ये प्रिफर करेंगे कि हाँ भाई हम इंडियन टॉयज भी लें, तो ऑब्वियसली इंडिया का बिजनेस बढ़ गया। दिस विल जनरेट द अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू मेक इंडिया टॉय मेकर टू एक्सपांड देयर बिजनेस। ऑब्वियसली तो उससे क्या हुआ कि चाइनीज टॉयज मार्केट में कम हो गए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली किनको, इंडियन मार्केट में, कि हम अगर मैं टॉय बनाती हूँ तो अगर चाइनीज टॉयज की अगर डिमांड कम हो रही है तो मैं अपने टॉयज की डिमांड ज्यादा बढ़ा दूं, मतलब मैं इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करूं, इतनी चीजें अच्छी करूं कि वहां पे मैं अपने टॉयज को मार्केट में ला सकूं। तो अब लोग क्या करेंगे कि दे विल प्रिफर फॉर इंडियन टॉयज। क्यों? बिकॉज वो सस्ते हैं और अब वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये टॉयज अगर ऐसे ऐसे मैं डिजाइन करूंगा तो मेरा भी मार्केट अच्छा होगा। तो यही रीजन था कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस डाले इसके चाइनीज टॉयज पे, क्योंकि अगर चाइनीज टॉयज पे उन्होंने टैक्स डाले तो वो प्रोडक्ट पे भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि अगर 10 रुपए का टैक्स उन्होंने इंक्लूड किया तो जो चीज है उस पे भी उनका 10% का टैक्स के हिसाब से जो भी वो डालना चाहे वो डालेंगे। इससे क्या हो, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई मतलब डेफिनेटली अब इंडिया वापस सोचेगी कि मैं इंडियन के गुड्स जो है, जो टॉयज है जो सस्ते हैं, मैं उसे लूं, या फिर जो चाइनीज वाले जो महंगे टॉयज है मैं उसे लूं। इससे क्या हुआ कि जो मार्केट था, इंडिया का मार्केट था, जो टॉयज बनाने वाले जो प्रोड्यूसर से, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ भाई अब मार्केट में जो चाइनीज टॉयज है उसकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाऊं जिसकी प्राइस मैं कम रखूं और अच्छी रखूं, अच्छी भी रखूं और टॉयज भी अच्छे रखूं। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करी, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने करी। इसीलिए ये चीजों का ध्यान में रख के, इंडियन मार्केट को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि मैं क्या रखूंगा, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मैं टैक्स रखूंगा चाइनीज टॉयज पे। अब क्या था, इंपोर्टिंग ऑन चाइनीज टॉयज इंपोर्टर हैव टू पे टैक्स, ये हमने देख लिया। ओके, ये 2 बार आ गया है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इफेक्ट था, किसका, ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन हमने देख लिया, ग्लोबलाइजेशन मतलब जब आप अपनी चीज कोई भी कंट्री के किसी भी कोने में जब आप फ्रीली भेज सकते हो, तो वो जो कंट्री है वो हो गई आपकी ग्लोबलाइज्ड। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स ऑल ओवर मार्केट भेज सकती है। ऑल ओवर मार्केट मतलब जो जितने भी मार्केट्स है पूरे वर्ल्ड में, वहां पे वो सेल कर सकती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ वेराइटीज ऑफ गुड्स। कैसे वेराइटीज ऑफ गुड्स? इसलिए कि जैसे कि हमने देखा, जो एक चीज है जो पहले इंडिया में मिलती थी, अब वो वहां पे फॉरेन में भी मिलती है, और फॉरेन की जो चीज है इंडिया में, तो ऐसे कितनी सारी कंट्रीज होगी जो इन्वेस्ट करेगी,
या जो प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने देगी। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं किसके, गुड्स के, कि हाँ भाई मुझे अगर अमेरिका की अच्छी नहीं लगी, आई कैन गो फॉर सिंगापुर, दुबई। तो इतने ज्यादा ऑप्शंस बढ़ गए, तो मतलब ऑप्शंस बढ़ गए मतलब वेराइटीज बहुत ज्यादा आ गई। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली अब लोग कहीं भी, कोई भी अगर कोई फॉरेन कंट्री है, उसने यहाँ पे आके अगर अपना ऑफिस खोला या चीजों को रखी कि हाँ भाई ये चीजें सेल आउट करनी है, तो वो क्या करेंगे, उन्हें एक जगह चाहिए होगी, उन्हें उतने लोग चाहिए होंगे कि जो क्या कर सके, वहां पे काम कर सके। इससे क्या हुआ, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। पहले 10 लोग काम करते थे, अब वो चीज वहां पे ज्यादा चल रही है, ज्यादा डिमांड है, तो अब वहां पे 20 लोग काम करेंगे। तो जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। लोकल कंपनी गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्लरिशिंग। ऑब्वियसली जो लोकल हैंडीक्राफ्ट का हो गया, हैंडीक्राफ्ट का इंडिया में भी देखो आप, जैसे जैसे आप जो जो जगह पे जाओगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलेगी। तो सेम तरीके से जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि हैंडमेड जो चीजें होती है इसकी डिमांड फॉरेन में बहुत होती है। ओके बहुत होती है, मतलब लोकल मार्केट जो है, लोकल कंपनीज जो है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ज्यादा अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सके। इसके साथ साथ उन्हें ये भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ये सारी जो अच्छे इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के, वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। और भी क्या हो सकता है इसमें, आप बिग कंपनीज गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंट्रीज कंपनीज। ओके जो बिग कंपनीज थी, ग्लोबलाइजेशन हुआ मतलब सब कोई वन है, तो मुझे अगर किसी और कंट्री के साथ कोलैबोरेट करना है, मतलब उनके साथ मिलके कुछ करना है, तो मैं उनके साथ भी क्या हो जाऊंगी, मिक्स हो जाऊंगी, मिल जाऊंगी, और कुछ चीजों पे काम करूंगी, कुछ प्रोडक्ट्स बनाऊंगी। तो ऑब्वियसली इनकी अच्छी चीजें ली, मैंने मेरी अच्छी चीजें ली, तो आपको बहुत अच्छी चीज मिली। एक छोटा सा ये आपने ना सिंपल सा एग्जाम्पल बोलो, हाँ भाई ये चीज अच्छी है, मैंने ली अच्छी है, तो वो चीज और बेहतर आपके लिए मिलेगी। तो ऑब्वियसली वो दो कंट्रीज के लिए भी अच्छा हुआ कि उन्होंने क्या किया, वो एक साथ कोलैबोरेट होके उन्होंने सोचा कि हम एक कंपनी बनाएंगे जो सबके लिए अच्छी हो। अब इट मे नॉट हेल्पफुल इन अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट क्या हो सकता है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जब आप रिसोर्सेज को हार्म ना पहुंचाओ और डेवलपमेंट रखो। ओके जो भी रिसोर्सेज है उस पर ध्यान ना दो और डेवलपमेंट करते रहो, तो वो गलत है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है कि आप प्रोडक्शन करो, आप डेवलपमेंट करो, बट इट शुड नॉट हार्म द रिसोर्सेज। अगर वो रिसोर्सेस को हार्म करेंगे तो वो गलत होगा। मे इंक्रीज द इनकम इनक्वालिटी अमॉन्ग द कंट्रीज, ऑब्वियसली अगर कई बार कोई कंट्री डेवलप्ड होती है, कोई डेवलपिंग होती है, कोई अंडर डेवलप्ड होती है, तो इससे क्या होता है कि इनकम की इनइक्वालिटी देखने को मिल सकती है कि हाँ भाई इंडिया को इतना दिया, बांग्लादेश को इतना दिया। तो वो हो सकता है कि इम्पैक्ट ये भी बढ़ सकता है कि हेटिज्म, नो एक दूसरे के कंट्री के प्रति हेट वाला जो पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। किसकी वजह से, इनकम इनइक्वालिटी की वजह से। और इनकम तो बहुत मैटर करती है। इंडिया को अगर 10 करोड़ मिला और अगर बांग्लादेश को 100 करोड़, अगर इंडिया को मिला और बांग्लादेश को सिर्फ 10 करोड़ मिला, या चलो 50 के अंदर करोड़ मिला, तो बांग्लादेश को क्या होगा कि इंडिया को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मुझे कम मिल रहे हैं। तो ये क्या इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिली है, मतलब यहाँ के जो लेबर्स हैं उन्हें ज्यादा मिल रहा है, यहाँ के कम मिल रहा है। तो ये एक आपको इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव, पार्शियलिटी देखने को मिल सकती है। डिपेंडेंस ऑन डेवलप्ड कंट्री बाय द अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि मैंने बोला कि जो डेवलप्ड बेटा कंट्रीज हैं उन्हें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, उन्हें जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर डेवलप्ड कंट्री ने ये चीजें करी है तो हमें उनको ही फॉलो करना पड़ेगा।
तो ये आपका था एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हाँ भाई, अगर इंडिया को 100 करोड़ मिल रहा है, बांग्लादेश का या कोई भी XYZ कंपनी को अगर कम मिल रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप भी कल को जॉब करोगे, आपको कम मिले, आपके फ्रेंड को ज्यादा मिले, तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो ये तो हम 2% की बात करें, तो यहाँ पे देखो पूरी कंट्री इन्वॉल्व है, मतलब पूरी कंट्रीज, मतलब एक नहीं, सभी इन्वॉल्व है, सभी कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो कितने ज्यादा क्योस हो सकते हैं, कितने ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो इन सब चीजों में ध्यान रख सके, एक हार्मोनी मेंटेन कर सके। अब क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि हाँ भाई, कि ये कौन सी कंट्री है, सॉरी कौन सी कंपनी है जो कितना इन्वेस्टमेंट करती है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, वो एक दूसरे से कैसे अलग है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्केल। 2 स्केल होता है जिसके कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट में देखिए, एक तो ऐसी कंपनी होती है जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, एक होती है जो कम करती है। तो उसी तरीके से आपकी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब आपको स्मॉल स्केल से, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, और लार्ज स्केल मतलब ये करोड़ों में, अरबों में ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, इसीलिए ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। देखते हैं, इन डिटेल देखते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, those industries whose capital investment is less than 1 करोड़। अगर आपको डेफिनेशन में बेटा पूछ लिया या MCQ में पूछ लिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसका कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी का या जिस इंडस्ट्री का 1 करोड़ से कम है, ओके, 1 करोड़ से कम है, इज नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाता है। सच एस अगरबत्ती, अगरबत्ती मेकिंग जो इंडस्ट्रीज होती है, इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होता है। चॉक मेकिंग, टॉय मेकिंग, ये बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, इनका छोटा, रॉ मटेरियल्स बहुत कम होते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। इसीलिए अगर आपको एग्जाम्पल भी पूछ लिया, ओके, अगर आपको एग्जाम्पल भी पूछ लिया कि कौन सी ऐसी, यू नो, एक सेकेंड, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो क्या, जिसकी प्रोडक्शन, सॉरी जिसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है, तो आपको पता होना चाहिए वो अगरबत्ती है, चॉक मेकिंग है, टॉयज मेकिंग है। आपको बहुत सारी ऐसी लिस्ट मिल जाएगी, बीड़ी मेकिंग हो गई। तो ये सब वो इंडस्ट्रीज होती है जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है। इसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है, दोज इंडस्ट्री हुज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस, 1 करोड़ भी नहीं, सॉरी 1 करोड़ से भी कम। बट अगर ऑप्शन में लेस नहीं हुआ हो, 1 करोड़ दिया और ऐसा 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, तो आपको वहां पे फिर 1 करोड़ ही देना है, क्योंकि लेस देन 1 करोड़ आपको नहीं दिया है, तो सिर्फ 1। और ऐसा अगर ऑप्शन दिया हो नन ऑफ देम, तो आपको बहुत ध्यान से हर चीज का आंसर देना है। देखिए इसमें से कितने सारे आपके MCQs निकल गए। फिर आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर स्मॉल स्केल 1 करोड़ से कम है, तो लार्ज स्केल उसके से ऊपर ही होगा, ऑब्वियसली। those industries whose capital investment is more than 1 करोड़, इतना more than 1 करोड़ is known as large scale industries। जिस इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट कितनी हो, 1 करोड़ से ज्यादा हो, कम मतलब स्मॉल। सपोज यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दे दिया, एक सेकेंड, अगर आपको ऑप्शन दे दिया कि हाँ भाई, 1 में है 1 करोड़, सेकेंड में है 2 करोड़, थर्ड में है 3 करोड़, और फोर्थ में है 4 करोड़, और इतने ही ऑप्शन, और आपको पूछा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 2 और 3 तो नहीं होगा, क्योंकि ये मोर देन 1 करोड़ हो गया, तो इसमें आपका आंसर 1 करोड़ ही आएगा। अगर अदर नहीं हुआ हो तो, ओके, अगर अदर्स आया ऑप्शन में, तो यू कैन इजीली से लेस देन 1 करोड़, बट अगर ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो, और अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में सेम 1 करोड़ दिया हो, 2 करोड़ दिया हो, 3 करोड़ दिया हो, 4 करोड़ दिया हो,
तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मोर देन 1 करोड़ बोला है। बट यहाँ पे अगर सेम 90 lakhs हुआ, ओके, 50,000 हुआ, तो ये आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। मोर वाले कर सकते हो, बट आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते जो लैक्स में या थाउजेंड्स में हो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होती है। तो आपको ऑप्शन में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे से देखने हैं और फिर उन्हें बेटा आंसर करना है। अगर आप तब आंसर करोगे ना तो आपकी सभी डाउट्स वहीं के वहीं क्लियर ही हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी फॉर अ सिंगल मार्क ऑल्सो। एंड प्लीज सब्सक्रिप्शन लो तो 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड जरूर यूज करिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक बार हमने इंडिपेंडेंस ले लिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्यों कुछ रुकावटें डाली, किस पे? फॉरेन ट्रेड पे। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहले टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज प्रोड्यूसर। ऑब्वियसली फॉरेन लोगों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, बहुत सारी चीजें और अच्छी हो सकती है, तो हमने बाहर से चीजें इंडिया में मंगवा ली, नो डाउट। बट इंडिया की चीजें जो इंडिया में बन रही है उसका क्या? ओके, उसका हम क्या करेंगे? तो ये चीजें ना हो, इसीलिए कुछ जो रुकावटें हैं वो इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पे कंपलसरी डाली इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि उन्हें पता है अब हम वी कैन टेक आवर ओन डिसीजन, वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हम अपने कंट्री के प्रोड्यूसर्स को बचाएं। अगर हम अपने कंट्री के प्रोड्यूसर्स को नहीं बचाएंगे तो उसका फिर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब, जब इफ वी आर नॉट एबल टू अर्न। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम अपने कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बचाएंगे। वी विल प्रोटेक्ट देम सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर, और वो कंट्री के लिए भी अच्छा और वहां के प्रोड्यूसर्स के लिए भी अच्छा हो। अलाउ टू इम्पोर्ट ओनली एसेंशियल गुड्स। अब उन्होंने इम्पोर्ट उन गुड्स का करने का अलाउ किया जो एसेंशियल हो, जो हमारे लिए जरूरी हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो। एक्सपोर्ट मतलब देना। ओके, जब हम खुद क्या करें, एक्सपोर्ट करें। ओके, मतलब कुछ चीजें बाहर भेज रहे हैं। एक मिनट, आई एम सो एक्सपोर्ट मतलब जब हम अपना कुछ बाहर दे रहे हो या कुछ सेल आउट कर रहे हो। इंपोर्ट मतलब जब हम बाहर से कुछ ले रहे हो। ओके, इंपोर्ट मतलब जब हम बाहर से कुछ ले रहे हो, और एक्सपोर्ट मतलब जब हम खुद कुछ अपनी चीजें बाहर दे रहे हो। ओके, तो ये चीजों पे इसीलिए उन्होंने बोला कि हम वो ही चीजों को लेंगे जो हमारे लिए एसेंशियल है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड, ताकि ज्यादा फॉरेन ट्रेड भी ना हो। ये चीजों को रेगुलेट करना, हाँ भाई अब ये चीज कम करनी है, अब ये चीज ज्यादा करनी है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर्स डाले थे आपके फॉरेन ट्रेड के ऊपर। सबसे पहले कि हम अपने कंट्री के प्रोड्यूसर्स को क्या कर सके, बचा सके, प्रोटेक्ट कर सकें। और सेकंड है कि हम सिर्फ उन चीजों को इंपोर्ट करेंगे, या मतलब उन चीजों को इंपोर्ट करेंगे जो एसेंशियल हो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। इंपोर्ट मतलब बाहर से लेना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर देना। मतलब जिसकी मैं कुछ बनाती हूँ और मैं अगर वो बाहर दे रही हूँ तो मैंने वो गुड्स को एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्ट मतलब बाहर कोई चीजें हैं जो अच्छी बन रही है और मैं उसे अपनी कंट्री में मंगवा रही हूँ, वो है इंपोर्ट। रेगुलेट करना फॉरेन ट्रेड को कि हाँ भाई कब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कितने क्वांटिटी में आना है नहीं आना, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते ही गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर्स फॉरेन ट्रेड पे डाले। नेक्स्ट, हाउ एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शंस। एमएनसीज कैसे प्रोडक्शन को, एक सेकेंड, यहाँ पे एच कैपिटल आएगा। ओके, आई एम सो सॉरी बेटा, ठीक है। हाउ एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर
प्रोडक्शन, एमएनसीज अपने प्रोडक्शन को कैसे स्प्रेड करें, मतलब कैसे वो बढ़ा रही हैं। देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच मल्टीनेशनल कंपनीज आर स्प्रेडिंग दीज देयर प्रोडक्शंस। बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे डिफरेंट वेज है जिसके साथ वो क्या करें, उन्हें स्प्रेड करें। सबसे पहले पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज, वो क्या करें, वो लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। गिविंग ऑर्डर्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इससे क्या होगा कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप होना होगा, तो उन्हें क्या मिल रहे, ऑर्डर्स मिल रहे, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। फिर कंपिटिटिंग विथ लोकल कंपनीज, और वो लोकल कंपनीज के साथ कंपीट कर रहे, बाइंग लोकल कंपनीज, और वो लोकल कंपनीज को ही क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बिकॉज उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और लोकल कंपनीज का इतना नहीं है, तो वो इजीली खुद को सेल आउट कर देते कि हाँ भाई तुम मुझे 4 करोड़ दो, मैं मैं मेरी कंपनी आपको दे देता हूं। तो ये जो बाइंग थी, ये सब चीजों को इंक्लूड करके उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को स्प्रेड किया, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया। अब बेटा आज हमने क्या देखा, आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ग्लोबलाइजेशन के, ये स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपको पूछे जा सकते हैं। अब अगर एक सेकेंड, अब अगर आपको डिटेल में मैं बताऊंगी तो मैं वापस जब लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन चीजों के रिलेटेड, अगर जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली बेटा मैं वो आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी। ये इसमें आपको सिर्फ इतना बोला था कि वो कौन कौन से वेज है, कैसे वो स्प्रेड कर रहे हैं प्रोडक्शन को, तो आपको सिर्फ इतना लिखना होगा कि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं लोकल कंपनीज के साथ। फिर वो लोकल में जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन्हें क्या दे रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं। ओके, ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम ये काम करो, तो उनका प्रोडक्शन वो उनसे लेंगे और वो सेल आउट करेंगे। फिर थर्ड है कंपीट करे, वो जो लोकल कंपनीज है उनके साथ कंपीट कर रहे हैं। और फोर्थ है बाइंग लोकल कंपनीज, वो लोकल कंपनीज को ही खरीद रहे हैं ताकि वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा चीजें और ला सके, उनपे कुछ इंप्रूवमेंट कर सके और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। ओके, तो हमने आज देखा, मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वन लाइनर्स में पूछ सकते हैं, आपको कहीं पे भी एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, फिलअप्स में भी पूछ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो वन लाइनर में भी पूछ लिया, पर्टिकुलर आपको आंसर दे दिया और उसको बोला ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, या ऐसे ऑप्शंस दे दिए, तब आपको पता चल जाएगा। और ये स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स जो थे ये आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं कि चलो 4 पॉइंट दे दिए, हाफ मार्क्स के हो गए आपके। ओके, 0.5 के हो गए, तो ये आपको 1 मार्क में इजीली पूछ सकते हैं। कोई भी राइट एनी टू राइट एनी टू मेथड्स या 2 वेज जिसे एमएनसीज अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखने होंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा आज। अब बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज का, क्या मैडम, क्यों, किस लिए, कब, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मेरी लाइव क्लास में मिलेगा, जो कब होती है, जो होती है 6:30 to 7:30। प्लीज 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 अनअकैडमी ऐप, आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको, आप मुझे सर्च करोगे तो आपको कविता चौधरी नाम से मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे फॉलो करिए। जो भी लाइव क्लासेस बेटा मैं वहां पे डालती हूँ आप इजीली वो देख सकते हो। जो पोल है या जो हम कमेंट्स के थ्रू हम रोज जुड़ते हैं, तो आप वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज, कोई भी टॉपिक को लेके भी अगर आपको डाउट हो तो आप वहां पे मेरे को पूछ सकते हो कि हाँ मैडम मुझे ये चीज तब समझ में नहीं आई थी, तो मैं आपको वहां पे तुरंत ऑन द स्पॉट में आपको आंसर करूंगी। अब हम वहां पे क्विज करते हैं, ठीक है। जो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। लर्नर्स, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप आपको डाउनलोड करना है और पार्टिसिपेट करना है क्विज पे। जो भी होगा मैं आपको वहां पे इजीली बता दूंगी कि आपको कैसे क्या करना है। मेरा बस आप रेफरल कोड मेरा यूज करिएगा, दैट इज KAVITA। ओके, जिसमें आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब हमारे जो प्लस सब्सक्रिप्शन के जो प्लान्स है वो कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लोगे तो देखिए 48 मंथ्स तक का इंक्रीज हो गया है।
अगर आप 12 मंथ का लोगे तो वो हो गया है 15,000। ओके, 15,000 जिसमें आपको पर मंथ होगा 1250। ओके, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया बेटा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट्स के लिए मिलेगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन एक बार लिया है तो आप सभी सब्जेक्ट्स को सबसे पहले तो आप ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी सभी सब्जेक्ट्स की। वीकली क्विजेस होंगे, जो भी पूरे वीक में पढ़ाया होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आया, आपकी ग्रोथ कैसी है। फिर डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप डाउट अपना पूछ सकते हो कि हाँ मैडम मुझे ये चीज है वो समझ में नहीं आई, प्लीज आप मुझे क्लियर करिए। तो वहां पे आपको इजीली क्लियर वहां पे हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे वहां पे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि कोई भी चैप्टर हुआ कि इसके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर निकलते होंगे जो टेक्सचुअल नहीं होंगे, आपकी बुक्स में नहीं होंगे, ऐसे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे। ओके, सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन प्लस कब से, अगर आप 10th में हो तो आपने देखा अमाउंट बहुत नॉमिनल है आपकी। अब टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिल जाएगी कि हाँ भाई जो आपका चैप्टर वाइज होगा, टर्म के हिसाब से जो भी टेस्ट निकलते होंगे वो सारी सीरीज आपको मिल जाएगी। ये देखिए, 9 to 10th का जो सब्सक्रिप्शन है, नाउ टेक फॉर क्लास, जल्दी से जाइए और ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। ओके, प्लस एजुकेटर्स में जैसे कि आपको पता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव क्विजेस होंगे, क्रिएटिव कॉर्नर। अब क्रिएटिव कॉर्नर क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब आइकॉनिक अगर आप लोगे, ये हमारा था प्लस। ओके, इसमें अगर आप देखिएगा अमाउंट बहुत नॉमिनल है। और अगर आप आइकॉनिक लोगे, ठीक है, 9 to 12 जो सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक है, इसमें क्या होगा, इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। पर्सनल आपको, जैसे कि अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पर्सनली हर स्टूडेंट को बताऊंगी कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। हर बच्चे पे पर्सनली ध्यान दिया जाएगा। लाइव डाउट क्लासेस होगी, इसमें भी पेरेंट के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपके बच्चे में इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो पेरेंट के साथ पर्सनल एक कनेक्शन होगा जहां पे पेरेंट्स कोई भी क्वेरी अपने बच्चों के रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं, एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और जो पूरा आपका स्टडी का जो प्लान रहेगा वो पूरा आपको रेडी किया जाएगा कि हाँ भाई आपको ऐसे ऐसे चीजें करनी है। पूरा एक स्ट्रक्चर्ड आपका कोर्स होगा जिसमें सभी चीजें आपको बताई दी जाएगी। देखिए अमाउंट जो 12 महीने का है, 12 मंथ का है, दैट इज, एक सेकेंड, अब आप देखिए यहाँ पे जो 12 महीने का है, 12 मंथ का, दैट इज 28,000। अगर आप 18 मंथ का लेते हो तो वो आपको और सस्ता पड़ेगा, दैट इज 35,000। और 24 मंथ्स का लेते हो, वेरी चीप, 48,000। और 36 मंथ्स का लेते हो, 66,000। और 48 मंथ्स का लेते हो, दैट इज 83,000। आप देखिए जो अमाउंट यहाँ पे है, दीज आर वेरी वेरी नॉमिनल, इजिली आप अफोर्ड कर सकते हो। और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसकी सेम फैसिलिटीज है, जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस में आपने देखा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स होंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे, लाइव क्विजेस होंगे, और क्रिएटिव कॉर्नर भी होगा। ओके, अब क्रिएटिव कॉर्नर में क्या होता है बेटा, क्रिएटिव कॉर्नर में जब सपोज आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाएगी, एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि आपको सपोज किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वेदिंग, मैथ्स, डॉडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, और फिर सॉरी मैजिक ट्रिक्स, डिबेटिंग, ये सभी चीजें जो है वो आपकी उसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। ओके, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे एजुकेटर सब चीज आपको प्रोवाइड करेंगे।
हमारे ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं 12th 11th 9th और 10th के। ओके, रिवीजन होगा प्री बोर्ड से पहले मंडे टू थर्सडे। अगर आप ये सभी चीजें करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। क्यों? बिकॉज कई चीजें हैं जो इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो आप हिंदी में भी उन्हें समझ सकते हो। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे हर सेशन के बाद। तो हम सिर्फ एक चीज बोलेंगे, वी विल क्रैक 10th सीबीएसई विथ अन अकेडमी। ये देखिए, फुल सिलेबस प्री बोर्ड से पहले पूरा आपका सिलेबस जो है वो क्लियर किया जाएगा। फुल रिवीजन आपके बैचेस होंगे मंडे टू थर्सडे, मैथ्स और साइंस के, उसमें सभी चीजें आपकी कवर अप हो जाएगी। प्राइम बैच में आप देखिए मंडे टू थर्सडे सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस, फ्रेंच, हिंदी, सारी लैंग्वेज, ये देखिए जो भी यहाँ पे बताई गई है वो सभी चीजें आपकी उसके अंदर इंक्लूड होगी। आई रियली होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब अवर चैनल लेट्स क्रैक 10 सीबीएसई। मेरा प्रोमो कोड है KAVITA कविता। अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। प्लीज बेल आइकन को जरूर 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 हिट करिएगा, जिससे जो भी अगली नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले। प्लीज एक लाइक तो जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के पीछे, तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो भी क्वेरी हो आप प्लीज मेरा लाइव सेशन जरूर अटेंड करिएगा। 6:30 to 7:30 कल का टाइम है, मैं आपको बता देती हूँ। और मुझे अगर आप फॉलो करोगे वहां पे तो आपको सब जो भी डाउट्स आपके आप वहां पे लाइव मुझे पूछ सकते हो। एंड यस, डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करिएगा। वहां पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी, जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसके रिलेटेड। Thank you so much and have a very good day.